नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आज की बात। और आज की बात में हम बात करेंगे मोदी की नई टीम। जी हां, साल 2019 में सत्ता में आने के बाद ये पहला मौका है जब मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। संभवतः मौजूदा मंत्रिमंडल में इस वक्त 53 मंत्री हैं, 81 मंत्री हो सकते हैं नियमों के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल में। और जैसा बताया जा रहा है कि कल यानी बुधवार को मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। जिन सांसदों को मंत्री बनाया जाना है केंद्र में, उन तमाम लोगों को दिल्ली बुला लिया गया है। जैसा पहले से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी की नई टीम में शामिल किया जाएगा, लिहाजा खबर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को निमंत्रण भेज दिया गया है, उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। आने वाले 5 राज्यों में चुनाव जो 2022 में होना है, उसके मद्देनजर भी ये बदलाव या नई टीम के गठन को देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश को खास तवज्जो दी जा सकती है, जनता दल यूनाइटेड को भी मिल सकता है मंत्रालय में एक प्रतिनिधि। मौजूदा मंत्रिमंडल में 53 मंत्री हैं फिलवक्त, तो मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की कवायदें तेज हैं। और जैसा बताया जा रहा है कि संभवतः कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। प्रधानमंत्री के ऑफिस ने 8 जुलाई तक की सारी बैठकें टाल दी हैं। मंत्रिमंडल में जगह पाने वाले संभावितों को दिल्ली बुला लिया गया है। 2019 में सत्ता में आने के बाद से अभी तक मंत्रिमंडल का ना विस्तार हुआ ना बदलाव हुआ। खबर यह भी है कि अच्छा परफॉर्मेंस जो मंत्री नहीं दे पा रहे हैं, तो या तो उनके विभाग बदले जाएंगे या उन्हें बदला जाएगा। तो कई तरह की बातें हैं। तो एक तरह से नई जमावट नए सिरे से मोदी कैबिनेट में देखने को मिलेगी। और इसके पहले कई राज्यों के राज्यपाल भी नियुक्त कर दिए गए हैं, बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे, हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सूर्यकांत चतुर्वेदी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सूर्यकांत जी, आप सुन पा रहे हैं? आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। हाँ नमस्कार। और धैर्यवर्धन शर्मा है, बीजेपी प्रवक्ता हैं। धैर्यवर्धन जी, आपका बहुत स्वागत जी। सूर्यकांत जी, किस तरह से देखते हैं इस बदलाव को? काफी लंबे अरसे से अटकलें लगाई जा रही थी कि मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा, किसको जगह मिलती है किसको नहीं मिलती है। उन सब चीजों का, उन अटकलों पर अब लगता है कि विराम लगने वाला है। और जैसा कयास लगाए जा रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, तो वैसा होता दिखाई भी दे रहा है। सिंधिया जी को दिल्ली बुला लिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, बीते 1.5 साल से अधिक समय से मोदी कैबिनेट के पुनर्गठन की जो कवायद अटकलें चल रही थी, उस पर लगभग अब विराम लगना तय हो गया है। और जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, उससे यह तय है कि कल मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें मध्य प्रदेश से एक नाम तो लगभग तय ही है, लेकिन दूसरा नाम और शामिल हो सकता है। दूसरा नाम कैलाश विजयवर्गीय के रूप में हो सकता है। पहला नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, क्योंकि जब वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, तो उस समय उनकी जो शर्त थी, उस शर्त के हिसाब से उन्हें राज्यसभा में ले लिया गया। और राज्यसभा में सदस्य बनने के बाद, भाजपा ज्वाइन करने के बाद जिस तरह से वो सक्रियता दिखा रहे हैं, और भाजपा के सभी बड़े नेताओं से मेल मुलाकात, संघ के दफ्तर जाना, वहाँ संघ के पदाधिकारियों से मिलना, और भाजपा की रीति और नीति को जिस तरह से वो जिस तेजी से फॉलो कर रहे हैं और उसमें ढलने का प्रयास कर रहे हैं, उससे यह तो तय है कि उन्हें मंत्रिमंडल में लिया जाना ही है। और उन्हें आज बुला भी लिया गया है दिल्ली। और यही वजह है कि वो आज के सारे कार्यक्रम छोड़कर, मालवा अंचल के जो 4 दिवसीय दौरे पर वो गए हुए थे, वो कल सारे कार्यक्रम छोड़कर अभी 3 बजे की नियमित फ्लाइट से दिल्ली भी जा रहे हैं। तो यह तो तय है कि उन्हें हर हाल में मंत्री पद की शपथ लेना है। लेकिन उसके साथ जो जिस दूसरे नेता का नाम लिया जा रहा है, वो कैलाश विजयवर्गीय है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय इस समय संगठन में राष्ट्रीय पदाधिकारी होने के साथ साथ पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी रहे हैं। पश्चिम बंगाल के प्रभारी रहते उन्होंने पार्टी को आसान रूप सफलता तो दिलाई है। यह बात अलग है कि पार्टी की मंशा वहाँ सरकार बनाने की थी, लेकिन वो वैसी सफलता नहीं मिली है। लेकिन वो एक कद्दावर नेता माने जाते हैं और वो प्रभावशाली नेता भी माने जाते हैं। तो यह तय है। और इसको आप थावरचंद गहलोत जी के इस्तीफे से जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से थावरचंद जी गहलोत रहते हुए
आज राज्यपाल बनाए गए हैं। उससे यह तय हो गया कि मध्य प्रदेश के कोटे से जो मंत्री बनाए गए थे उनमें से एक पद आज रिक्त हो जाएगा। तो माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा कैलाश विजयवर्गीय भी मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्रिमंडल में कल शामिल हो सकते हैं। और मुझे लगता है कल शाम तक शपथ ग्रहण हो जाएगा और मंत्रियों के कुछ दायित्वों में बदलाव भी होगा, क्योंकि जिन मंत्रियों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है जी या प्रधानमंत्री की आकांक्षाओं पर काम खरे नहीं उतरे, उन्हें बदला भी जा सकता है, विभाग बदला जा सकता है, बहुत कुछ होगा। और कई मंत्री ऐसे जिनके पास एक से अधिक भारी भरकम विभाग हैं, तो उनके काम के बोझ को भी हल्का किया जाएगा। हालांकि उनमें कई मंत्री ऐसे भी हैं जो जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन उनके कामकाज को भी हल्का किया जाएगा। जी चलिए सूर्यकांत जी आपके पास लौटूंगा। राकेश सिंह यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी आपका बहुत स्वागत। क्या कहेंगे जो संभावित मंत्रिमंडल में बदलाव हो रहा है, किस तरह से देखते हैं इसे आप? जी देखिए, जिस तरीके से बदलाव की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं और जैसा बताया जा रहा है कि कुछ मंत्रियों के परफॉर्मेंस अच्छे नहीं थे जी, उनको हटाया जा रहा है, तो उनकी परफॉर्मेंस की क्या ग्रेडिंग रही? अगर ये भी मोदी सरकार या प्रधानमंत्री जी बता देते कि इनके परफॉर्मेंस क्यों खराब रहे, तो कितना समय इन्होंने मंत्री बनकर खराब करा, तो देश की जनता के लिए अच्छा होता। अब किसको मंत्री बनना नहीं बनना, किसको बनाना नहीं बनाना, ये तो उनका कार्य क्षेत्र है। लेकिन मध्य प्रदेश का जहां तक सवाल है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस स्वभाव के व्यक्ति हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कैलाश विजयवर्गीय जी को मंत्री बनने देंगे। किसी भी सूरत में वो ये स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो ये भी एक राजनीतिक अचंभा होगा कि कैलाश जी मध्य प्रदेश से मंत्री बन गए हैं। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कितना असर मोदी जी पे है और कितनी बात मोदी जी उनकी सुनते हैं। अगर कैलाश विजयवर्गीय जी मंत्री बनते हैं तो ये सिद्ध होगा कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की भी पूछ परख होती है। और अगर नहीं बनते हैं तो फिर बोलने की जरूरत नहीं है। जो मंत्री बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं जनता जानती है। जी धैर्यवर्धन जी क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने बेहतर परफॉर्मेंस के लिए और देश में अपनी विचारधारा के अनुरूप ज्यादा समय तक लोग उसके लिए काम कर सकें, उस अनुरूप लोगों का चयन करती है जी। और आपने संगठन में भी देखा होगा कि अगले 20 वर्षों के लिए हमारे यहाँ एक नई पौध तैयार की जाती है और उस पौध को प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारियां दी जाती हैं। वैसे ही मामला मंत्रिमंडल का है। मंत्रिमंडल में भी तमाम सारे नौजवान नेता इस देश में ऐसे हैं जिनके पास पिछले मंत्रिमंडल में रहने का अनुभव रहा है, सांसद भी रहे हैं। ऐसे तमाम लोग जो अपने अनुभव के साथ भारतीय जनता पार्टी का आगे भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाएंगे और जन कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने में और अनेक बेहतर निर्णय करने में उनकी भूमिका हो सकती है। ऐसे लोगों का चयन होगा। मध्य प्रदेश में अनिल दवे जी के बाद, उनके निधन के बाद एक सीट खाली हो गई थी, तो धर्मेंद्र प्रधान जी को राज्यसभा कोटे से यहाँ लाया गया। अभी प्रहलाद पटेल जी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, फग्गन सिंह जी हैं, पर इसके बावजूद भी जो कयास लगाए जा रहे हैं कि लगभग 2 लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है। तो जिन नामों की चर्चा है वे सहयोग के नाम है और वे निश्चित तौर पर प्रमुख दावेदार हैं। जी सूर्यकांत जी क्या कहेंगे? जैसा भी राकेश जी कह रहे थे कि एक तो जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए तो बताया जा रहा है कि कई उनकी शर्तें हैं और साफ तौर पर देखने को भी मिला, राज्यसभा का टिकट उन्हें दिया गया, राज्यसभा सांसद उन्हें बनाया गया। उसके बाद मंत्रियों के प्रभार अभी जो हाल ही में बांटे हैं मध्य प्रदेश में, उनमें भी ऐसा जो है खबरें हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की काफ़ी चली। और अब जैसा राकेश सिंह यादव जी कह रहे हैं कि वो तो मंत्री बनाए जा रहे हैं लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जो हैं उनको मंत्री नहीं बनने वो देंगे, इस तरह की बातें राकेश जी कह रहे हैं। तो क्या इतना बड़ा कद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का है निश्चित तौर पर, लेकिन क्या इतना भी है कि वो किसी को मंत्री बना सकते हैं, किसी को नहीं बना सकते? क्या ये बात किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, आपको बताएं, क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के प्रवक्ता होने के नाते उनका दायित्व है कि वो सरकार की या विरोधी पार्टी की आलोचना करें, वो बात अलग है। लेकिन वास्तविकता यह है कि भाजपा में आने के बाद
ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो पुरानी कार्यशैली रही है उसमें आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जब सिंधिया जी कांग्रेस में हुआ करते थे तब ना तो वो जिलों के इस तरह दौरे करते थे, ना कार्यकर्ताओं के घर इस तरह जाते थे और ना अन्य नेताओं को ज्यादा तवज्जो देते थे। लेकिन भाजपा में आने के बाद उनकी कार्यशैली में जिस तरह का बदलाव आया है उससे लग रहा है कि वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखेंगे बल्कि सामंजस्य की राजनीति की तरफ वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि पिछली बार जितनी बार भी मध्य प्रदेश के दौरे पे आए हैं, चाहे वो राजधानी भोपाल की बात हो या मालवा निवाड़ अंचल का अभी जो वर्तमान दौरा उनका चल रहा था जो आज रद्द करके वो अचानक दिल्ली रवाना होने वाले हैं, इन सारे दौरों में आप देखिए सभी प्रमुख और प्रभावशाली नेताओं से तो मुलाकात कर ही रहे हैं, उसके अलावा कई कार्यकर्ताओं का सुख दुख बांटने के लिए उनके घरों पर भी गए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो इस तरह का कोई कदम उठाए, क्योंकि आप वो सामंजस्य की राजनीति के साथ साथ प्रदेश में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए लगातार संवाद और संपर्क दोनों कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि वो इस तरह का कोई बात कहेंगे कि कौन बने कौन नहीं बने, क्योंकि ये अधिकार प्रधानमंत्री का होता है, वो जैसे चाहें उसे बनाएंगे, जैसे नहीं चाहेंगे उसे नहीं बनाएंगे। और निश्चित रूप से जिस तरह कैलाश विजयवर्गीय जी ने पश्चिम बंगाल में काम किया है, संगठन के लिए सक्रियता दिखा रहे हैं लगातार, तो उससे लग रहा है कि उन्हें बतौर प्रोत्साहन के रूप में कैबिनेट में मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी ही जाएगी। जी, और सूर्यकांत जी एक बात और भी है, ठीक है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में नहीं बनी, लेकिन जितनी सीटें आई हो, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कद बढ़ा है पश्चिम बंगाल में, निश्चित तौर पर वो काफी पहले से सक्रिय थे। उन्हें जब प्रभारी बनाया गया था कैलाश विजयवर्गीय को, तो उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि एक तरह से देखा जाए तो सूर्यकांत जी अर्श फर्श से अर्श पर जो है पश्चिम बंगाल में बीजेपी को पहुंचाने में भूमिका निभाई है कैलाश विजयवर्गीय जी ने, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और रहा सवाल यह है कि विशेषाधिकार है प्रधानमंत्री का कि वो किसे अपनी कैबिनेट में जगह देते हैं किसे नहीं। और जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से जिस तरह से वो घुल मिल रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और सामंजस्य की राजनीति की तरफ वो अपने आगे कदम बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि किसी और के बारे में वो इस तरह की बात वो कहेंगे। राकेश जी क्या कहेंगे आप? देखिए सूर्यकांत जी जो बात बोल रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, तो ऐसी कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के पुराने वीडियो आप निकाल के देखेंगे तो गांव-गांव मंच पे उसी तरीके से जाते हैं और अपने आप को महाराज कहलाना आज भी पसंद करते हैं और कल भी पसंद करते थे। तो वो कोई नई बात नहीं है, उनके लिए वो रूटीन प्रक्रिया है कि मंदसौर से लेके मालवा का पूरा दौरा करना 2 दिन में, इसके घर जाना, उससे मिलना, इस कार्यकर्ता के गले में हाथ डालना, एक सामान्य नेता की एक परिपाटी होती है जिसका निर्वाह कांग्रेस में भी करते थे, भाजपा में भी करते हैं। रहा सवाल दूसरी बात का जवाब कि प्रधानमंत्री का तो अधिकार है, ये तो निश्चित है किसको मंत्रिमंडल में लेना नहीं लेना, वैसे ही मुख्यमंत्री का भी अधिकार है कि किसको मंत्रिमंडल में लेना नहीं लेना। कैलाश विजयवर्गीय के निकट सहयोगी जो लगभग 1 लाख मतों से जीते थे इंदौर से, रमेश मेंदोला, वो किसी भी सूरत में मंत्रिमंडल में नहीं आया। उसकी एक ही वजह थी ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्टेट, कि उन्होंने साफ कर दिया था भाजपा में आने के कि किसी भी सूरत में मंत्रिमंडल में रमेश मेंदोला नहीं होंगे, नहीं हुए। अब आप बोलेंगे ये तो सीएम का मामला है, उन्होंने तय करा है निश्चित तौर पे, लेकिन सच यही है कि पूरी एडी चोटी का जोड़ लगाने के बाद कैलाश विजयवर्गीय द्वारा उसके बाद भी रमेश मेंदोला को राज्य मंत्री तक नहीं बनाया गया। सिर्फ एक ही व्यक्ति की वजह से नहीं बनाया गया, वो थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब खुद का सवाल है कैलाश विजयवर्गीय जी का कि वो मंत्रिमंडल में आएंगे या नहीं आएंगे। और जो संभावना दिख रही है, जो चर्चा चल रही है, उसमें नाम सबसे ऊपर तो जबलपुर के राकेश सिंह का है जी। अब यहाँ भी वही बात आ रही है कि प्रधानमंत्री जी की मर्जी हो तो लेंगे, लेकिन उस मर्जी के पीछे कौन खड़ा है जी, वहां आप अगर देखेंगे उस चश्मे को उतार के तो वही महाराज नजर आएंगे जो सिर्फ राजघराने की राजनीति करते हैं, जनता की राजनीति नहीं करते हैं। वो शर्तों पे आए हैं, उनकी शर्तें बिल्कुल तयशुदा हैं लोकसभा चुनाव तक। वो एक एक शर्त का पालन भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के मुख्यमंत्री को करना है। एक भी शर्त का उल्लंघन हुआ तो सरकार गिर जाएगी। कभी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ये रिस्क नहीं लेंगे, वो अपने कार्यकर्ता को शहीद कर देंगे, लेकिन सिंधिया की बात नहीं टालेगी। जी धैर्यवर्धन जी जवाब दीजिए। देखिए, दूध में छाछ डालने का भरसक प्रयास कर रहे राकेश सिंह जी की बात बहुत ही अस्वीकार नहीं है, उसमें कहीं कोई दम नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये षड्यंत्रपूर्ण भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि राकेश सिंह जी ऐसा हजम नहीं कर पा रहे हैं।
तो वो प्रयास कर रहे हैं कि इसमें भी कुछ विघ्न कैसे डाले। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है, और वैसे तो प्रधानमंत्री कोई भी हो जी वो मंत्रिमंडल का चयन अपनी बुद्धि विवेक के अपने जो निर्णय है उसके बल पर करते हैं, और उसमें इस प्रकार की बात करना कि दूसरे मंत्री कौन बनेंगे, तीसरे कौन बनेंगे, इसमें भी फला व्यक्ति का रोल होगा, मुझे लग रहा है ये शुभ प्रसंग पर इस प्रकार की बात की जाना जायज नहीं है। लेकिन राकेश जी भी बहुत सीनियर लीडर है, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे, लंबे समय से सांसद हैं। मैं बता रहा ना कि पास एक सिलसिला है जिनके नामों पर विचार करना है, और मध्य प्रदेश से प्रतिनिधित्व सीमित लोगों को मिलेगा, संभवतः 2 ही लोगों को मिलेगा जी तो भले 3 लोगों को मिल जाए, पर आधा % लोग कम से कम मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जी तो सीनियरिटी के नाते के नाते 1 से बढ़कर 1 है, 1 पर 11 है। जी तो यह स्वाभाविक पर माननीय नरेंद्र मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है, जी अपने विवेक से उचित निर्णय करेंगे। और जिन लोगों को आज की परिस्थिति में जी जिस विभाग की जवाबदारी जीतनी चाहिए, केंद्र सरकार को सहयोगी के नाते उनकी सेवाओं को लेना चाहिए, वो मोदी जी भली बात ही समझते हैं और वो देश के हित में उचित लोगों का चयन करेंगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, जी इस सब की अपनी एक भूमिका होती है। उनसे जब प्रधानमंत्री जी विचार विमर्श करते हैं तो उन नामों के बारे में जरूर बताते हैं कि किन किन लोगों की क्या उपयोगिता हो सकती है। चलिए वैसे चलिए धर्मवर्धन जी, मोदी जी नए नेता नहीं है जी वो इतने मतलब कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी में लगातार काम कर रहे हैं, तो एक एक व्यक्ति के चलिए बात मध्य प्रदेश में किसे मंत्री बनने का मौका मिलता है, किसे नहीं, यही सब कुछ चल रहा है और बहुत ज़्यादा वक्त अब रह भी नहीं गया है। चंद घंटों के बाद ये तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में किसको स्थान मिला किसको नहीं। और उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं 2022 में, अन्य 4 राज्यों के भी चुनाव हैं, तो उसके मद्देनज़र भी जो है जमावट की दृष्टि से इस पूरी ही कवायद को देखा जा रहा है आने वाले वक्त में। और क्या कुछ होता है, किस तरह का फैसला होता है, कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल किए जाते हैं, किन के विभाग बदले जाते हैं, जल्दी पता चल जाएगा। राकेश सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। सूर्यकांत जी आपका बहुत शुक्रिया। धैर्यवर्धन जी आपका बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश से जो खासतौर से 3 नाम देखा जाए तो चर्चाओं में है, सांसद राकेश सिंह, कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कैबिनेट में मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। अब कैलाश विजयवर्गीय और राकेश सिंह जी में से किसको जगह मिलती है ये देखने वाली बात होगी। और 2022 में जो 5 राज्यों में चुनाव होना है उसके मद्देनज़र भी इस मंत्रिमंडल के विस्तार को देखा जा रहा है, किसको मौका मिलता है, किसके विभाग बदले जाते हैं, जल्दी पता चल जाएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।